वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे हम इसके अंदर, जिसकी संख्या है 30, यानी कि 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि आपका जो इस बार का एग्जाम है, टर्म 1 का जो एग्जाम है 2021 के अंदर, वो एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। आपको ओएमआर शीट जो है वो फिल करनी है। तो इसके लिए आपको जो है एमसीक्यूज की तैयारी करनी पड़ेगी, साथ में बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आंसर्स जो है अच्छे से कर पाएंगे। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जो हमारी जियोग्राफी है, यानी पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी, साइंस की भी मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर के उनको भी देख सकते हैं। इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में मिलेंगी और हिंदी मीडियम में मिलेंगी, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। ओके, तो सवाल ऐसे हैं जो बिल्कुल काम आएंगे आपके एग्जाम में, काफी ज्यादा ही आपके काम आने वाले हैं। आपका जो है 90 मिनट का पेपर होगा जिसमें आपको सॉल्व करने हैं ये सारी चीजें। ओके, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स के अंदर, चाहे वो स्कूल का हो, कोचिंग का हो, इंस्टीट्यूट का हो, जहां भी आप पढ़ते हैं वहां पर इसको आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू। वहां पर आपको तरह तरह की सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है टाइम टू टाइम, ताकि आप एग्जाम से पहले तैयारी अच्छे से कर पाए, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो। ठीक है, एकदम बिल्कुल सब कुछ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां तक अगर आपने सुन लिया है तो चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है, सीबीएसई क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे जो जिनकी संख्या है 30। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर जरूर करिएगा सर, मैं बार बार बोलूंगा इस चीज को, ओके, जब तक आप नहीं करेंगे। ये आपका काम है, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये हमारा काम है आपके लिए तरह तरह के जो है क्वेश्चंस लेकर के आना और आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छी ढंग से करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। व्हेन वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू जेल बाई सेंटेंस टू जेल? नेल्सन मंडेला को जेल कब भेजा गया था? 1964 के अंदर भेजा गया था। एकदम लाइनर क्वेश्चन, यानी वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं, मैचिंग भी आ सकती है, तो किसी भी प्रकार से सवाल जो है बनाए जा सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, बुक्स को पढ़ने हैं, एमसीक्यूज को देखने हैं, आपकी जो है काफी अच्छी सहायता प्रिपरेशन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मेनी इयर्स डिड ही स्पेंड इन जेल? भैया उनको जेल कब भेजा गया था? 1964 में। और कितने साल तक वे जो है जेल में रहे थे? तो वे रहे थे कुल मिलाकर के 28 साल तक जेल के अंदर रहे थे। ठीक है, और ये जो है सब ब्लैक अफ्रीका के अंदर, इन अफ्रीका के अंदर काले कलर के, यानी काले रंग के पहले प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी आपको सवाल मिलेगा अभी आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द नेटिव पॉपुलेशन नॉन एज द ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका इन 17th सेंचुरी? उनको जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, कितनी थी भाई? बेसिकली क्या था ना, साउथ अफ्रीका के अंदर काले गोरे का भेदभाव था। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वहां पर वो ब्लैक व्हाइट को लेकर के था। ओके, तो वही आपसे पूछा गया यहाँ पर, कितनी थी भाई? तो वो थी 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ दीज वर द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइनिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो पूछा जा रहा है कि भैया जो उसका मेजर जो चीज है वो क्या है, मेजर जो कॉज है वो क्या है, किस कारण जो है ये मुमकिन हो पाया? तो बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बिटवीन द कलर मैनिटी एंड द, जो रंग किसके उसमें बने थे भैया? तो इसमें तो काला गोरा यानी कि कलर और ब्लैक का जो है वो चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन था, तो भाई इन्हीं के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा, विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव? विच ऑफ दीज इज अ प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव? जब भी क्वेश्चन में नॉट आएगा आपको ध्यान देना है, आपको फोकस करना है और फिर आपको आंसर करना है, क्योंकि आपके आंसर गलत हो सकते हैं ऐसे में। तो देखिए फटाफट, पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट सही है भाई। नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ लेजिस्लेटर, ये भी ठीक है। नेम ऑफ द कंट्री जो है ये गलत है और हमें गलत ही पता करना था। ओके, तो इसका राइट आंसर है। तो जब भी नॉट आए सवाल में आपको ध्यान देना है उस पर, बस और कुछ नहीं करना सर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके सामने आ गया होगा ये। व्हाट डू यू मीन बाय सोवेरियन? इसका क्या मतलब होता है? एकदम वन लाइनर की तरह करके देखें, कोशिश करिए। पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, ये बात बिल्कुल सही है और यही इसका मतलब होता है। बाकी सारी बातें क्या है? गलत हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट वर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइटिस एंड ब्लैक्स, दिस वाज कॉल्ड। कि भैया सबके लिए क्या कर रखा था? सेपरेट कर रखा था। मतलब व्हाइटिस जो गोरे लोग थे उनके लिए ये सारी चीजें अलग थी और जो काले लोग थे उनके लिए ये सारी चीजें अलग थी। सबसे पहले बताइए किस देश के अंदर थी ये? तो ये साउथ अफ्रीका में था। तो कहते हैं कि भाई ये जो सेपरेशन है इसको क्या कहा गया? ठीक है, इसको क्या कहा जाता है भाई? क्या चीज़ है ये? किस तरह का भेदभाव जो है वो किया जा रहा है? तो ये किस तरह का सेग्रीगेशन जो है किया जा रहा है? सेपरेट कर दिया ना चीज़ों को, सेग्रीगेशन, ओके? तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिंस द ईयर 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। तो भाई पूछा जा रहा है कि जो काले, गोरे और जो भारतीय थे वहाँ पर, वो जो है, ये तो आपको आंसर पता चल गया होगा। सिंस द ईयर यहाँ पर ब्लैक खालिस्तान आना था। कुछ गलतियां हो जाती हैं बट 1950 का राइट आंसर है। 1950 के अंदर जो है ये तीनों ही जो आप लड़े थे, ठीक है, किस सिस्टम के तहत? तो देखिए एमसीक्यूज कैसे भी बनाए जा सकते हैं। ये हो सकता है इसी लाइन में आपको आंसर दे करके आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बना दे। तो आपको ध्यान देना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डैश वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन जो पॉलिसीज थी उसके खिलाफ जो है, ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या था? इसके खिलाफ था, स्ट्रगल करा था उसने। तो उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे कि उसका नाम क्या था? तो अफ्रीकन पीपल कांग्रेस या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उसका नाम था। क्या नाम था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उसका नाम था, जिसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसने काफी स्ट्रगल करा था। जो ये सेपरेशन था ना ब्लैकिश और व्हाइट कलर्ड व्यक्ति के बीच में, जो भी चीजों का सेपरेशन था, जो भी हमने ऊपर पढ़ा, इसके खिलाफ जो उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल या मेहनत की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अनफर्ल्ड? कब किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो 1994 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू, किस लिए जो है उन्होंने अपील करा था? ये आपसे पूछा गया है। तो फॉरगिव द व्हाइटिस फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड, जो भाई उन्होंने व्हाइटिस ने जो भी काम किए थे, जो भी कर्म थे, उनको कह रहे कि भैया उनको आप छोड़िए। रिवेंज लेने के लिए तो नहीं बोला था उन्होंने, द व्हाइटिस मस्ट हैव लीव द कंट्री, उन्होंने कंट्री को छोड़ने के लिए भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि भैया उनको माफ करिए, क्योंकि उस वक्त का कानून ही ऐसा था कि भैया उनको राइट्स मिले हुए थे। तो देखो कितनी अच्छी चीज है ये, है ना? तो उन्होंने फॉरगिव कर दिया। माफी देना यानी माफ कर देना सबसे बड़ा गुण होता है, एकदम समझे? माफ करने से बड़ा जो है एकदम, क्या कहें। पर ध्यान रखिएगा, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। किसी ने आपके साथ बुरा करा है, माफ कर दीजिए उसको, पर भूलना मत उस चीज को कि उसने क्या किया है, वरना आपको दोबारा कट जाएगा, समझ गए? हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक साउथ अफ्रीका टू मेक इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? साउथ अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में कितने साल लगे थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। 3 साल, 2 साल, 6 महीने या 1 साल? आपको पता होगा कितने साल लगे थे भाई? तो 2 साल लगे थे। जबकि भारत को कितना टाइम लगा था? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ओके, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कंट्री वॉज द मोस्ट डिनाउंस्ड स्टेट बाय द एंटायर वर्ल्ड अंटिल 1994? कौन सा ऐसा देश है जो बिल्कुल ही भाई एकदम, समझे, कौन सा था? बांग्लादेश, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे? कौन सा ऐसा देश था? तो वो था साउथ अफ्रीका। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट वर द नेगोशिएशन बिटवीन द ब्लैकिस एंड द व्हाइटिस? जो भी गोरे लोग थे, जो काले लोग थे, उनके बीच में किस प्रकार का नेगोशिएशन जो है वो किया गया था? ये आपसे पूछा गया है। तो 1 पर्सन 1 वोट, ये किया गया था कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल्स वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, ये भी बात सही है। दे एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइटिस, जो माइनॉरिटी थी उनकी तुम प्रॉपर्टी नहीं छीनोगे, ये भी उन्होंने एग्री करा था। तो एक से ज्यादा ऑप्शन मिल गए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, 14 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डू? एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन डू? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड डिटरमिन्स द रिलेशनशिप बिट अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी
जिसको सिटीजन्स कहते हैं, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। कह रहा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सब एक तो सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोच्च जो है कानून होता है, जो एक रिलेशन जो है वो सेट करता है जो भी पीपल रहते हैं उस देश के अंदर, और वो पीपल जो उस देश में रहते हैं और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में, उनके बीच में। तो ये काफी अच्छी चीजें बताई गई हैं आपको। ओके, तो ये बात तो सही है। बी कह रहा है कि इट्स अलाउ डिस्प्यूट एंड फाइट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज है जो डिस्प्यूट और फाइट्स को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। सी ऑप्शन है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड वो विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस। तो ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये पता होता है कि कौन सा मंत्री, कौन सा गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के पावर्स को ले सकता है और किस तरह के पावर को नहीं। तो ए और सी जो है दोनों ही राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, यही डी होगा ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, दोनों बातें जो है इसकी बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी देश हैं जिनके पास संविधान है, वे देश जो है डेमोक्रेटिक होंगे। क्या ये नेसेसरी है? तो ऐसा नेसेसरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, तो ये तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि भाई वो सभी देश क्या होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे। जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ऐसे भी देश हमारे विश्व में प्रेजेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप फटाफट। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट एट फर्स्ट? सबसे पहले कब इसको ड्राफ्ट किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1928 में किया गया था इसको। ओके, सबसे पहले। फिर बाद में 46 से जो है कमिटी वगैरह बनानी शुरू कर दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए था। मोतीलाल नेहरू ने जो है सबसे पहले प्रस्ताव रखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, किस एक्ट के तहत है जो सबसे ज्यादा हिस्से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं? तो वो है 1935। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने सबसे ज्यादा हिस्सा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of elected representative called the constitution assembly। तो ये तो भैया आपको आंसर पता चली गया होगा। जो ड्राफ्टिंग बनाई गई थी ऐसी असेंबली के द्वारा, तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था तो किस असेंबली के द्वारा बनाया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा जो है उसको बनाया गया था। ठीक है, और इसका गठन जो है 1946 में किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी यानी कि टेम्पररी हेड बनाया गया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ओके, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 19 का बी। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट हेड बनाया गया था। ओके, जो आगे चल करके हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। व्हेन वर इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल्ड हेल्ड? कब हुआ था? 1946 में। अभी हमने ऊपर ही बताया आपको। अब पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हेड बनाया गया था। तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर जो है प्रियम्बल जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, लागू होने से 2 दिन पहले। ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखने हैं, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेड। कितने मेंबर्स थे उनके पास? तो 299 मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ठीक है, लिखने में कितना टाइम लगा था ये आपको बता दिया है मैंने, आप ध्यान रखेंगे। वो चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। दीज आर कॉल्ड। जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए थे, जो भी बातें कही गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन सभी को सुरक्षित जो है रखा गया है रिकॉर्ड करके। इसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फटाफट बताइए, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली डिबेट्स। ठीक है, क्योंकि भैया उस डिबेट है ना, बेसिकली उसके अंदर जो है बात की गई है। ठीक है, और देखिए, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं फिर।
आगे बताएंगे आपको। नहीं, बताना ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो किन्होंने लिखा है, तो किन्होंने लिखा है वो प्रेम बिहारी जी ने अपने हाथों से लिखा है, जिसको हीलियम के बॉक्स में रखा गया है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी वॉल्यूम्स वर द रिकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली व्हेन प्रिंटेड, कितने जो है वॉल्यूम्स यानी कि कितनी जो है क्वांटिटी में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो चीजें थी उस वक्त जो रिकॉर्डिंग्स रखी गई थी उसको प्रिंट करवाया गया था, 6, 10, 12, 8, ये आपसे पूछा गया है, तो 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटर्स को, या प्रियम्बल को, तो किसको कहते हैं भाई, प्रियम्बल को कहते हैं, ठीक है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं हिंदी में, उद्देशिका बोलते हैं। और इसके अंदर केवल आज तक एक ही अमेंडमेंट किया गया है, जो कि है 42वां संविधान संशोधन, 42th, 42वां, ठीक है, 42nd, ठीक है सर, ये एक बार किया गया था 1976 के अंदर, उसके बाद जो है इसके अंदर छिड़खानी नहीं की जा सकती, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। देखो, आप पूछा जा रहा है कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है। देखिए, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, जिसका कोई भी धर्म नहीं है। तो हमारा देश जो है वो सेक्युलर कंट्री है, इसमें कोई भी धर्म हमारे देश का नहीं है, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, वट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पूछा गया, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, कि भैया जो हमारे देश के लोग हैं, यानी कि जो भी कंट्री अपने आप को सेक्युलर कहती है, तो देखिए वहाँ के सिटीजन्स के पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो। बट देयर इज नो ऑफिशियल रीजन, तो जैसे कि भाई हमारी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिस फॉर इक्वल रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट जो है हर एक रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगी, इक्वली रिस्पेक्ट देगी, तो ये बात सही है और यही पूछा गया था। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया, अनरीजनेबल भी नहीं बोला गया, और पीपल हैव द सुप्रीम पावर, ऐसा भी नहीं है। तो ए जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। जो भी देश अपने आप को सेकुलर कहता है, तो वहाँ के देश की जनता जो है उसको ये फ्रीडम होना चाहिए उसके पास कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकती है, और उस देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, और गवर्नमेंट जो है वो किसी भी रिलीजन बेस को, ठीक है, जो भी बिलीफ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन हो, उन सभी को जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट देगी, ये बात जो है कही जाती है। अब व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रेटर्निटी, अब ये भी काफी अच्छी चीज है भाई, पितृसत्तात्मक कहते हैं हिंदी में, जहाँ पे मैन यानी पुरुषों की वैल्यू ज्यादा होती है, तो ये पूछा गया है आपसे, तो इसको देखिए, ऑल ऑफ अस शुड हैव बिहेव्स एज इफ वर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, नो शुड ट्रीट आवर फेलो सिटीजंस एज इंफीरियर, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऐसा नहीं है, ठीक है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, ऐसा नहीं है सर, ठीक है, ये तो गलत बात है। तीसरे में बोला गया, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर पीपल एंजॉयिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग द सम बेसिक रूल, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक है। बेसिक रूल थोड़ी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी गवर्नमेंट, ना कि रूल्स के, जो बेसिक रूल्स जो भी सिटीजन बना देंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ये भी बात जो है गलत है, ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ दीज वर वाज द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था इसको, ठीक है, किसके बीच में हुआ था ये, तो ये हुआ था किसके बीच में, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी, जो भाई जहां पर ब्लैकों की संख्या ज्यादा थी यानी काले लोगों की, और जो गोरे थे उनकी संख्या क्या थी, कम थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है, क्लॉजेस कहा जाता है, रिमार्क या सबसेक्शन कहा जाता है, तो भाई आपको पता चल गया होगा क्या कहा जाता है उसको, क्लॉजेस का क्लॉज कहा जाता है। ओके, तो ये आपको मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, ब्लूप्रिंट, वर्जन, ड्राफ्ट या प्लान, तो क्या बोलते हैं उसको, उसको ड्राफ्ट बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ठीक है सर, तो 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। तो 30 में से आपके कितने सही हुए या आपको कितने आते थे, क्वेश्चंस कैसे लगे, नीचे आप क्या करेंगे, हमारे को कमेंट करेंगे। अभी एक यही जरिया है आपसे जुड़े रहने का, तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें मालूम तो चले कि भैया किस प्रकार के बच्चे जो है वो हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे बताइएगा, कितने आते थे आपको वो भी बताइएगा, और आपकी प्रिपरेशन का आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार की है। तो जो हमारा टॉपिक था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जो कि क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है, इसके हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को अभी हमने देखा, जस्ट अभी देखा। ऐसे सवाल थे जो आपके बिल्कुल काम आएंगे, सवालों में से सवाल भी बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। तो एमसीक्यूज में जैसा कि मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि एमसीक्यूज के अंदर
कितने भी सवाल जो है बनाए जा सकते हैं, एक चैप्टर से 400 सवाल भी बनाए जा सकते हैं, 500 भी बनाए जा सकते हैं। तो एग्जामिनर तो अपनी प्रैक्टिस पूरी अच्छे से कर रहा होगा, बस आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आप अभी भी सोए हुए हैं तो फिर तो ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को हमारे, और बेल आइकन को ऑन करिएगा। और आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी पीडीएफ मिल जाए आपके एग्जाम के लिए। आपको सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। अपना नाम रोशन करिए, माता-पिता का नाम रोशन करिए, अपने गुरुओं का नाम रोशन करिए जिनके पास भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? और पढ़ते रहिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं, तो आप पढ़ाई में आपका मन ज़रूर होना चाहिए। अगर पढ़ाई में मन नहीं है, तो पक्का किसी डॉक्टर से दिखाइए अपने आप को, क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं हैं, ओके? ठीक है सर, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, आपके जो टॉपिक्स हैं, जो टर्म 1 में आने वाले हैं, यानी टर्म 1 के अंदर जो भी चैप्टर आपके आ रहे हैं, एसएसटी के एसएसटी के चारों किताबों के, सबकी जो है वीडियो ऑलरेडी जो है अवेलेबल है। तो आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, और वीडियो चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, आपको दोनों देखनी है। क्योंकि भैया एग्ज़ाम तो वैसे भी दोनों ही लैंग्वेज में आएँगे, और साथ ही साथ में आपको साइंस की भी मिल जाएँगी। तो ये तो क्लास 9th के लिए हो गया, ठीक है? और ऐसी क्लास 10th, 11th, 12th की भी अवेलेबल हैं। बहुत जल्दी कोशिश है हमारी कि जल्दी-जल्दी हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएँ, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपकी प्रिपरेशन हो जाए। और अगर हम वीडियो नहीं ला पाएँगे, तो आपको पीडीएफ हम ज़रूर प्रोवाइड करवाएँगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप वहाँ पर हमारे को जॉइन कर लीजिए, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।